हाँ जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है भाई? कहाँ चले गए? यही है भाई, कहीं नहीं गए। बढ़िया। आवाज ठीक है? हाँ जी, आज नया चैप्टर चैप्टर तो नहीं, खैर मैं इसे टॉपिक कहूंगी। चैप्टर कहना थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। डिटर्मिनर कोई चैप्टर नहीं है, एक टॉपिक है। तो डिटर्मिनर की आज क्लास है आपकी। डिटर्मिनर क्या होते हैं? देखो, वैसे तो इसका नाम ही कहता है कि ये डिटरमाइन करते हैं, मतलब किसी के बारे में बताते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि किसके बारे में बताते हैं। तो भाई ये नाउन के बारे में बताते हैं। पर नाउन के बारे में डिटर्मिनर ही थोड़ा ना बताते हैं। आज से पहले भी तो बहुत सारे लोग बता चुके हैं। जैसे कि अभी लास्ट ही चैप्टर पढ़ा मैंने, आर्टिकल ने भी तो नाउन के बारे में ही बताया। एडजेक्टिव ने भी तो नाउन के बारे में ही बताया। और अब आप कह रहे हैं कि डिटर्मिनर भी नाउन के बारे में ही बताते हैं। अगर मैं ये कह दूं कि ये जो डिटर्मिनर हैं, ये जिसे आप आर्टिकल कह रहे हैं, जिसे आप एडजेक्टिव कह रहे हैं, सब एक श्रेणी में आते हैं कि नाउन को डिटरमाइन करने वाले, नाउन के बारे में कुछ स्पेसिफाई फॉर्मेशन देने वाले, इन्हें डिटर्मिनर कहा जाता है। तो आप चाहे इसे आर्टिकल में ले आए या इसे एडजेक्टिव में ले आए या डिटर्मिनर में ले आए। अब कहने को जो डिटर्मिनर है वो एडजेक्टिव का पार्ट हो सकते हैं, या फिर कह दीजिए एडजेक्टिव के अंदर ही डिटर्मिनर शब्द को पढ़ना होता है। बिल्कुल सिमिलर सी कहानी है, पर कुछ शब्दों का फॉर्मेशन अलग है। जैसे आप कहते हैं ना, फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, लिटिल है, अ लिटिल है, द लिटिल है, सम है, एनी है, मैनी है, मच है, अदर है, अनदर है। तो इन सारे फॉर्मेशन, इन सारी चीजों को हम डिटर्मिनेशन में पढ़ते हैं। कहने को तो ये नाउन से पहले ही आते हैं, तो इन्हें एडजेक्टिव फॉर्मेशन भी कह दिया जाता है। पर इस पूरी कैटेगरी का नाम एडजेक्टिव नहीं, डिटर्मिनर होता है। तो सबसे पहले तो हमें इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए, जो कि हमारे लिए कोई टिपिकल बात नहीं। अभी हमने कहा नाउन से पहले आने वाले शब्दों को डिटर्मिनर कहते हैं। जो डिटर्मिनर हैं ऑलवेज कम्स, हमेशा आते हैं बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार अरित्रा नाथ जी, क्लास स्टार्ट हो गई क्या? बिल्कुल अरित्रा, क्लास स्टार्ट हो गई है। मैं दिखाई नहीं आ रही हूँ क्या आपको? भाई सबको दिखाई आ रहा है प्रॉपर? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको दिक्कत आ रही हो? एक बार मैसेज में लिख दो। एक बच्चा लिख रहा है क्लास स्टार्ट हो गई है, वीडियो नहीं दिख रही। वीडियो दिख रही है क्या? हाँ जी। आगे समझते हैं। अभी मैंने जो कहा कि अगर डिटर्मिनर के प्रकार की बात करूं, तो इन्हें हमारी हमारी सहूलियत के हिसाब से ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया है। ठीक है। अब मैंने कहा कि याद रखना है ग्रुप ए ग्रुप बी, नहीं बेटा, याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। हमने सिंपली कहा, सिर्फ हमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा फॉर्मेशन बना लिया कि डिटर्मिनर के दो प्रकार हो सकते हैं। एक ग्रुप ए, ग्रुप बी बांट लेते हैं। देखो, जो हमारे आर्टिकल है, मीन्स जो हमने पढ़ा अभी लास्ट ही पढ़ के आए, ए एंड द, इनका प्रयोग भी तो नाउन से पहले होता है और ये नाउन को डिटरमाइन करते हैं, इसलिए आर्टिकल भी डिटर्मिनर ही हुए एक तरीके का। ठीक है। अब मैंने कहा पोजीशन, पोजीशन के अंदर आपको पता होगा अधिकार, पोजीशन का मतलब अधिकार। जैसे आई के लिए माय, ही के लिए हिज, शी के लिए हर, दे के लिए दम, वी के लिए आर। तो आपको नहीं लगता मेरा घर, मेरा मार्कर, उसकी टेबल, उसका घर, उनकी किताबें, दे रही, उनकी किताबें, उनका घर, मैंने कहा हमारा घर, हमारी किताबें, हमारी कार, हमारा। तो ये सब आपको नहीं लगता जब भी मैंने किताब कहा, कार कहा और घर कहा, इससे पहले जो वर्ड आया है, क्या वो पोजेशन नहीं? क्या वो पजेसिव एडजेक्टिव नहीं? पजेसिव एडजेक्टिव है। तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सारे शब्द हमें किसी नाउन के अधिकार के बारे में कहते हैं। तो इसलिए जब अधिकार है तो वो भी तो डिटरमाइन हुआ ना, किसका क्या?
तो पजेसिव भी और आर्टिकल भी डिटर्मिनर का ही पार्ट है। तीसरा है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। अब डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, आप गौर करिए बच्चे, डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर एक तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये सब आते हैं। दिस कार, दैट कार, दीज पेन्स, दोज टेबल्स। तो आपको नहीं लगता, देखो पेन, टेबल, हाउस मैंने यूज करा, इनसे पहले जो शब्द यूज किया दिस, दीज, दैट, दोज, तो ये भी तो डिटर्मिनर है, ठीक है। तो जो नाउन से पहले आने वाली चीजें हैं उन्हें हम डिटर्मिनर का पार्ट मान लेते हैं, पर डिटर्मिनर में पढ़ते नहीं, हम इन्हें ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, है ना। अब हमें जो पढ़ना है वो है हमारा ग्रुप बी, जिसके अंदर क्वांटिफायर और न्यूमरल्स आते हैं। क्वांटिफायर क्या होता है, जो क्वांटिटी बताते हैं, है ना, क्वांटिटी, अभी समझाएंगे कैसे। और दूसरा है न्यूमरल्स, 1 2 3 4 5, डजन, मिलियन, तो ये सब इनके बारे में डिस्कशन करना है, क्योंकि ये तो हमें फिर भी आते हैं। भाई जो मैंने लिखा, कॉपी पेन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैंने अच्छे से पीपीटी में इसको प्रेजेंट कर ही रखा है। ये इसलिए बनाई जाती है ताकि जो सिलेबस 1 साल में होना है वो 3-4 महीने में हो जाए, और दूसरा मेरी राइटिंग का कुछ हिस्सा समझ ना भी आए, क्या पता, प्रॉपर आपके पास पीपीटी होती है तो आप अच्छे से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। 2 दिन से शायद कोई दिक्कत आ रही है, जो मैं लिख रही हूँ वो पीडीएफ में नहीं जा पा रहा है। आज हम इस पे गौर करेंगे, जब मैं इसको सेव करूंगी तो मैं खुद ओपन करके देखूंगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। बाकी जो कल हमने क्वेश्चन दिए थे, सारे के सारे क्वेश्चंस की आंसर्स की पीडीएफ आपके रिकॉर्डेड सेक्शन के पीडीएफ में अपलोड कर दी गई है। क्या आप लोगों को मिल गई बेटा? कल जो क्वेश्चन कराए थे और आपका कहना था कि मेरा लिखा हुआ नहीं आ रहा, मेरी राइटिंग नहीं आ पा रही पीडीएफ के अंदर, तो मैं ये पूछ रही हूं कि भाई जो आपके पास आंसर्स गए हैं उसमें तो सब लिखा है ना, उससे मैनेज कर लेना, ओके। देखिए जी, अब डिटर्मिनर के अंदर हमने कहा 3 चीजें थी, क्या क्या, एक आर्टिकल, एक पोजीशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन। जो मैंने आगे लिखा था मेरी राइटिंग के बजाय, आप इसे भी देख सकते हैं, ठीक है, वही है बेटा, और कुछ नहीं, बस प्रेजेंटेशन बना रखी है। नहीं आ रही थी ना लिखा हुआ? हाँ जी, मुझे पता है। बेटा नेम ऑफ डायरेक्शन के आगे लगता है पर प्लेस के आगे नहीं लगता। द दिल्ली नहीं, द इंदौर नहीं, ठीक है। दोबारा से चला के वीडियो नोट कर लिए पायल, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने ऐसा कर लिया तो, बट मैं ये कह रही हूं कि मैंने आपको अलग से पीडीएफ के आंसर भी दे दिए हैं, क्या आपको मिल गए हैं? मैम प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, आप बनाते, कौन बनाएगा और इस प्रेजेंटेशन को? अगर कोई ये प्रेजेंटेशन बना सकता हो तो वो पढ़ाई भी तो कर लेगा, क्या कहते हो? क्या? ऑब्वियसली बेटा, जब मुझे पढ़ाना है मुझे ही पता है ना कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाना है, क्या एग्जाम्पल देने हैं, तो मेरा ही बोला हुआ लिखा जाता है ना। लिखा इसलिए जाता है, इसमें देखो बड़ी अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का यूज है ये बेसिकली, है ना। पहले व्हाइट बोर्ड हुआ करते थे, पता क्या होता था, मैं ऐसे लिखती थी क्वांटिफायर, फिर मैं लग जाती थी लिखने मच, लिटल, नो, सम, एनी, ऑल, अदर, ऐसे लिखती थी। फिर इधर आती थी, फिर लिखती थी ये, फिर लिखती थी न्यूमरल्स क्या होता है, 1 2 3, डजन, मिलियन, एक आध छूट भी जाता था भाई, भाई ऑब्वियसली भगवान थोड़ा ना, एक आध छूट भी जाता था। और लिखती थी पहले तो 5-10 मिनट, फिर कहती थी लो तुम लिखो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड है वो तो, अब व्हाइट बोर्ड तो ऐसे ऐसे रब हो जाएगा फिर वो, है ना। तो फिर आप लिखते थे, फिर आप लिखते थे, इतने मिनट, इतने में 15 मिनट हो जाती थी, 15-20 मिनट के बाद फिर मैं ये पढ़ाना शुरू करती थी। अब जो काम 15 मिनट में होता है वो 5 मिनट में हो जाता है, इसीलिए सिलेबस 1 साल की बजाय मेरा 3 से 4 महीने में हो जाता है। चलो जी, देखते हैं क्वांटिफायर क्या होता है। जो क्वांटिटी बताते हैं भाई, जैसे कि कुछ शब्द है, मच कुछ है, लिटल कुछ, नो है ही नहीं, सम कुछ, एनी कुछ, ऑल सब, इनफ काफी, अ लॉट ऑफ बहुत सारा, प्लांटी ऑफ बहुत सारा, होल मतलब पूरा, हाफ मतलब आधा। तो ये सारे के सारे क्वांटिटी बताते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन करेंगे, यही तो पढ़ना है हमें। आगे कहा जो नंबर बताते हैं, नंबर का मतलब है 1 2 3, डजन, 100, मिलियन,
प्यू भी आपका नंबर बताता है, अभी बताएंगे कि कैसे क्यों बताता है ये। मैनी आपका नंबर बताता है, और मच आपका क्वांटिटी। ये कैसे होता है ये सबका डिस्कशन आगे होगा। सेवरल मतलब सारे, इधर कोई सा भी, इधर कोई सा नहीं, बोथ मतलब दो के लिए यूज होता है। अ नंबर ऑफ प्योर डिटर्मिनर है, ठीक है, द नंबर ऑफ नहीं, अ नंबर ऑफ प्योर डिटर्मिनर है। मैंने कहा ईच एवरी, पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये थोड़ा थोड़ा, है ना, प्रोनाउन के अंदर। अब मैं एक एक को लेती हूँ, जिस जिसके अंदर पूछा जाता है, जो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मच और मैनी के क्वेश्चंस बहुत मार्केट में आते हैं। ये जो मैनी है और ये मच है, जिस जिसके बारे में, सबके बारे में बताऊंगी, लिटिल, नो, सम, एनी, ऑल, सबके बारे में बताऊंगी बेटा एक एक करके, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे डिटर्मिनर मच और मैनी से, ठीक है। अब मच और मैनी का, अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है यार लक्ष्मी, अगर आप नोट्स बनाते हो तो अपनी राइटिंग से अच्छा तो कुछ भी नहीं हो सकता जीवन में। आपको सच बताऊं तो आप अपनी राइटिंग में लिखेंगे उससे बेटर कुछ भी नहीं। हाँ, पहले बहुत टाइम वेस्ट होता था पायल, कह तो रही हूँ, जो सिलेबस मैं ही यार, मैं खुद बता रही हूँ, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती थी तो 1 साल लग जाता था सिलेबस पूरा करने में मुझे, पढ़ाती इतना ही थी, लिखने में टाइम बहुत लग जाता था। चलो, मच और मैनी का कॉन्सेप्ट देखिए। मच और मैनी को जानने से पहले आपको पता होना चाहिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में, ठीक है। अब काउंटेबल क्या होते हैं, जिसे गिनना शुरू कर सके, और अनकाउंटेबल जिसे गिनना ना शुरू कर सके। लेकिन आप कहेंगे मैम पैसे को तो गिन सकते हैं। बेटा पैसा नहीं गिन सकते आप, 1 2 3, मैं पूछूंगी कितने मनी है आपके जेब में, तो आप ये नहीं कहेंगे 5, आप कहेंगे 5 रुपए। किसी के जेब में $5 भी हो सकते हैं, राइट, 5 यूरो भी हो सकते हैं। तो जब भी किसी चीज की क्वांटिटी ऐसे ना बताई जा सके, 1 2 3, तो वो अनकाउंटेबल है। क्या है, पहले मेरी बात सुन लो पूरी, फिर भरना। ये शोभा, लोकेश, हिमांशु, रुक जाओ, पहले मेरी बात सुन लो मच और मैनी की। मच उनके साथ लगाया जाता है जो अनकाउंटेबल है, जिसे ऐसे नहीं गिन सकते, 1 2 3, उनके आगे कोई ना कोई यूनिट लगानी पड़ रही है, ठीक है। और जिसके आगे यूनिट लगाने से काम चल जाए, ऐसा लगाने से काम चल जाए, 1 2 3, एक, कितने घर है तुम्हारे, 4, कितने मनी है तुम्हारे पास, 8, क्या 8 रुपए। तो अगर बीच में यूनिट लगानी पड़ गई तो वो क्या है, अनकाउंटेबल। और अगर ऐसा कहने से काम चल जाता है कि 1 2 3, तो उसे क्या कहते हैं, मैनी, और हम कह सकते हैं काउंटेबल नाउन, ठीक है। कल मेरा, अरे कल एमटीएस का पेपर था, हाँ तुम्हारा कैसा हुआ। कल मेरा एमटीएस का पेपर था मैम, आपका पढ़ाया हुआ आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, मेरे नहीं, वो आर्टिकल पढ़ोगे तो उसी से क्वेश्चन आते हैं। चलो ठीक है, जितना पढ़ के गए उतना तो अच्छा हुआ। सूरज, नहीं 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 छत्रपाल जी, मैम आप पीडीएफ सेव करना भूल जाते हो। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, पीडीएफ सेव है, पर जो पीडीएफ सेव है वो खुलती नहीं है। 2 दिन से ऐसी दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन के अंदर, फिर हमें वो डालनी पड़ती है जिसमें मैंने नहीं लिखा हुआ। आज उसको ध्यान से देखेंगे कि क्या कुछ हो रहा है उसमें। पीडीएफ सेव करना मैं भूलती नहीं हूँ। हाँ जी, जिसे गिन सकते हैं वो मैनी, और जिसके नहीं गिन सकते वो मच। अनकाउंटेबल मच, काउंटेबल मैनी। अच्छा, इतनी बात क्लियर हो गई है तो फिर 8 के 8 फिल इन द ब्लैंक भर दो। 5 मिनट दे देती हूँ तुम्हें। अरे वाह, विक्रम ठाकुर जी ने तो भर भी दिया, और मैं उसके चेक कर लेती हूँ इतने। गुड, एक गलत है बस, पायल आपका भी।
बेटा मुझे 2 मिनट लगेंगे। हाँ जी, चलो बता देती हूँ। वी सो एनिमल्स, एनिमल्स क्या है? गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5, है ना? वी सो मैनी एनिमल्स। हाँ, आगे देखिए। एनिमल्स मैनी, चलो ठीक है। आगे देखिएगा, हाउ मैनी ऑरेंजेस, मैनी। आगे देखिए, देयर इज नॉट शुगर, शुगर क्या होती है? 1 शुगर 2 शुगर तो नहीं हो सकती यार, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा? अनकाउंटेबल बोलना पड़ेगा, 1 किलो बोलना पड़ेगा, इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए? मच। आगे समझते हैं, आई डोंट हैव मैनी फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स को गिना जा सकता है, 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड 3 फ्रेंड। द ओल्ड मैन हैज नॉट गॉट, हैजंट गॉट हेयर ऑन हिज हेड, हेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसे वैसे तो आप कहेंगे कि इसे काउंट कर सकते हैं, 1 बाल, है ना? ऐसे, पर ये पूरी की पूरी कैटेगरी को दर्शाता है, हेयर्स नहीं लगाते, तो इसके लिए आपको अनकाउंटेबल कहना पड़ेगा। द ओल्ड मैन हैज नॉट गोट मच हेयर ऑन हिज हेड, इसे आप उस तरीके से नहीं ले सकते, सिर्फ हेयर के केस में ही ऐसा है कि क्योंकि हेयर ऐसे नहीं होता कि 1 निकालो, ये 1 फिर 2, है ना? ऐसा नहीं होता, हेयर है तो हम उन्हें अनकाउंटेबल श्रेणी में डालते हैं कि भैया बाल हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, उगते रहते हैं, तो पूरी कैटेगरी शो करते हैं, हेयर्स कभी नहीं होता, हेयर होता है। आई हैव पैक्ड बोटल्स, बोटल्स को गिना जा सकता है, 1 बोतल 2 बोतल, तो बोला मैनी बोटल्स। आगे देखिएगा, आई डिडंट गेट स्लीप लास्ट नाइट, मुझे 1 नींद नहीं आई या 2 नींद नहीं आई, ऐसा तो नहीं होता, नींद तो नींद होती है, तो ये हमें अनकाउंटेबल कहना चाहिए, मत स्लीप। आगे देखिएगा, हाउ मैनी फ्रूट्स डू यू ईट इन एन एवरेज डे, तुम एक दिन में कितने फ्रूट खाते हो? आप मैनी का यूज कर सकते थे, हाउ मैनी फ्रूट्स। पर यहाँ पर ना हम 1 फ्रूट 2 फ्रूट नहीं, ये पूरी कैटेगरी की बात कर रहे हैं कि इस फ्रूट के अंदर हमें नहीं पता यार कौन सा फ्रूट्स है, यहाँ पर फ्रूट है, यहाँ पर फ्रूट्स नहीं है बेटा, यहाँ पर एस नहीं लगा, प्लूरल नहीं लगा, इसलिए आप मैनी नहीं, मच का भी यूज किया जा सकता, हाउ मच फ्रूट, मतलब जैसे क्वांटिटी में दर्शाते हैं ना, फ्रूट का मतलब यहाँ से बनाना केला नहीं है, फ्रूट कहते हैं ना, मैंने इतने ग्राम, इतने
250 ग्राम मैं फ्रूट खाता हूँ, ऐसे कह रहे हैं आप, समझ रहे हैं? मेरी बात समझ पाए? जैसे मैं मॉर्निंग में 200 ग्राम फ्रूट लेता हूँ, तो 200 ग्राम जो आप फ्रूट लेते हैं उसमें प्रॉपर ऐसा नहीं कि सिर्फ केला ही, आप पूरी की पूरे सेक्शन जो आप 200 ग्राम का खा रहे हैं, 500 ग्राम का खा रहे हैं, उसे फ्रूट कहते हैं। हाँ, अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो फ्रूट्स के जो नेम है उसमें बात करते हैं प्लूरल में, तो हम मैनी का यूज भी कर सकते थे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, हाउ मच फ्रूट। ये यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि दो कितने केले खाते हो, कितने बनाना खाते हो, ये कह रहा है कि जैसे कहते हैं ना, मैं 100 ग्राम 50 ग्राम प्रोटीन लेता हूं, ऐसे वो वाला है ये। तो मैं 500 ग्राम फ्रूट लेता हूं, ऐसे वाला है। मेरा समझ पाए मतलब? मेरा सब सही है? हाँ जी, बिल्कुल मच होगा बेटा, है ना? बिल्कुल ठीक है विक्रम। तो मुझे उम्मीद है कि सबके ठीक होंगे, एक आध गलत हो तो अलग बात है। ठीक है, जिसका एक गलत था बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, 8 में 7 तो आए। आगे समझते हैं सम और एनी। बेटा ये सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। अगर इसकी बात करूं तो मैं इसे किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी रूल से पढ़ा नहीं पाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये टोटली आपका सेंस बेस्ड है, और ऐसी कोई तगड़ी सेंस भी नहीं है कि आपको नहीं आएगी, आप देख लेना, आप खुद ही बता दोगे। फिर भी आपके एग्जाम के लिए, एग्जाम में क्या औकात है एग्जामिनर की, वो मैं बता देती हूँ आपको, उसके लिए रूल है। अगर आप सिर्फ एग्जामिनर तक की बात की जाए, आपके एग्जाम हॉल में क्वेश्चन की बात की जाए, वहां तक के लिए रूल अवेलेबल है, बट इस प्रकार के रूल्स में से आइडेंटिफाई करना है तो गलत। ठीक है, फिर भी हमें तो खैर पेपर देना है, नंबर अच्छे लाने हैं, दैट्स इट। फिर भी मैं दोनों तरीके, एडवांस भी बता देती हूँ और बेसिक भी बता देती हूँ। देखो, सम का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री में यूज किया जाता है। पॉजिटिव मतलब जब आप सेंटेंस को पॉजिटिव वे देना चाहते हैं। ठीक है, एनी एक नेगेटिव वर्ड है और इसका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है, या फिर इंटरोगेटिव, क्योंकि इन दोनों के अंदर श्योरिटी नहीं है। देखो भैया, श्योर है कॉन्फिडेंस के साथ तभी तो पॉजिटिव है, नोट श्योर है तभी तो नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव है। क्लियर? अब एनी के अंदर हम ऑल का इंडिकेशन देना चाहते हैं ना, सब जो भी है सब, और सम का इंडिकेशन है नोट ऑल, है ना, सम कुछ, और एनी मतलब कोई। बताएंगे अभी कैसे, है ना? आपका कोई फॉर्मेलिटी है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, एक ही बात है, उन सब के लिए आप सम यूज करते हैं। जैसे किसी घर में चीनी मांगने जाओ, डू यू हैव सम शुगर, तो मतलब होगी चीनी, तो कह रहे हैं भाई दे दे, है ना? दुकानदार से मांग रहे हो तो ऐसे भी कह सकते हो, डू यू हैव एनी शुगर। हो सकता है कि उसके पास ना ही हो, कि क्या पता उसके घर में भी ना हो, लेकिन आप किसी दुकान पे जाते हैं और वहां पर कहना चाहते हैं डू यू हैव एनी शुगर, तो गलत होगा भाई। दुकान है, अब शॉप में चीनी नहीं है तो फिर क्या है ना? तो दोनों ही सेंस है। मैंने कहा इंटरोगेटिव, जब आप नेगेटिव या फिर क्वेश्चन क्रिएट करते हो तो एनी का यूज करते हैं। बेटा आपके पेपर का 100% क्वेश्चन मैं ठीक करवा दूंगी, आप मेरी बात दोबारा सुन लीजिए। सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में होता है, किसमें? पॉजिटिव। और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। बस इतनी बात याद करो, क्या कहा? सम का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता है और एनी का प्रयोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव में होता है। ठीक है, ये है आपका बेसिक टाइप के क्वेश्चन, इन्हें करवाती हूं पहले, एडवांस लेवल को बाद में डिस्कशन करूंगी। डिड यू हैव सम कंफ्यूजन? जैसे कि मैं हूं, मैं आपसे पूरा पढ़ाने के बाद आपसे कहती हूं एनी क्वेश्चन, या कहती हूं सम क्वेश्चन? सोचो, मैं कभी ये कहती हूं कि कोई सम कंफ्यूजन है, या फिर कहती हूं एनी कंफ्यूजन? जब आपसे टीचर कहता है कि भाई कौन सी कंफ्यूजन है, तो वो एनी कंफ्यूजन और क्वेश्चन पूछना चाहता है, डिड यू हैव एनी कंफ्यूजन, क्या कोई दिक्कत है, तो सम का यूज नहीं करते। अब हमारी बात भी यहाँ पर रिलेट हो जाएगी कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर सम का यूज ना करके एनी का यूज करिए। ठीक है, आगे देखिएगा, फिर आप कहते हैं, आपका आंसर होता है नो आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, या फिर ये कहते हो आई डोंट हैव सम कंफ्यूजन। सम का मतलब तो कुछ है यार, है, पर है नहीं ना तुम्हें, तो तुम कह रहे हो आई डोंट हैव। आपने कहा नेगेटिव सेंटेंस है, नोट का प्रयोग नेगेटिव ही तो है, तो हमने कहा नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें एनी का यूज करना है। ओके, आई डोंट हैव एनी कंफ्यूजन, मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, कोई भी नहीं है। आगे देखिएगा, आई हैड एनी कंफ्यूजन।
अब आप में से कोई बच्चा कहता है यस आई हैड एनी कंफ्यूजन, तो आपने कहा पॉजिटिव सेंस में कहना चाहते हो, और पॉजिटिव सेंस में भाई इसका मतलब तुम्हें कोई कंफ्यूजन है, तो आप नेगेटिव डिटर्मिनर का यूज क्यों कर रहे हैं? आपको कहना चाहिए आई हैड सम कंफ्यूजन, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। बेटा ऐसे तो नहीं बोलते ना मुझे कोई भी कंफ्यूजन है, इसका मतलब है आई हैड सम कंफ्यूजन। जब आप अपनी बात को पॉजिटिव, ये आप देखिए ना पॉजिटिव सेंटेंस है, आई हैड सम कंफ्यूजन, ना नेगेटिव है ना इंटरोगेटिव। आगे देखिएगा, वी सेल्डम डिस्टर्ब समवन इन आवर ऑफिस, हम ना के बराबर ही ऑफिस में किसी को तंग करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस सिर्फ नो लगाने से नहीं होते, सेल्डम लगाने से भी होते हैं। सेल्डम का मतलब है ना के बराबर। हम मतलब करते ही नहीं एक तरीके से, बहुत रेयरली है। वी सेल्डम डिस्टर्ब समवन इन आवर ऑफिस, एनीवन। नेगेटिव सेंटेंस है, सेल्डम लगाने से क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। एनीवन का मतलब किसी को, मतलब किसी को भी नहीं करते हम, ठीक है, ऐसा कहना चाहता हम किसी को भी ऑफिस में डिस्टर्ब नहीं करते। और किसी को भी का मतलब एनीवन होता है, समवन का मतलब तो पॉजिटिव है, करते हो भाई। फिर आगे देखिएगा, ही सक्सेडेड विदाउट सम डिफिकल्टी। वैसे तो देखने में ठीक नहीं लग रहा होगा, पर आपको पता होना चाहिए विदाउट भी एक नेगेटिव वर्ड है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ, सम नहीं, एनी का यूज करना चाहिए। बट आप एक काम करिए, इधर बताइए मुझे, ही सक्सीडेड विद, सिर्फ विद और विदाउट के यूज से ही कहानी बदल गई। ही सक्सीडेड विद डिफिकल्टी, तो हमने कहा विद सम डिफिकल्टी, डी नहीं आएगा। ही सक्सीडेड विद सम डिफिकल्टी या विद एनी डिफिकल्टी। जब आप कहते हैं डिफिकल्टी के साथ सक्सीड हो गया, तो उसने कहा विदाउट एनी डिफिकल्टी। भाई विदाउट एक नेगेटिव वर्ड है, उसके साथ आप एनी का यूज करिए। और अगर इसको हटा दूं मैं विदाउट को और विद कर दूं, तो वहां पर सम आएगा। क्या मैं सही हूं? आगे देखिए, कैन यू डू समथिंग प्रोडक्टिव, क्या तुम कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो? सवाल है तो आपको एनीथिंग का यूज करना चाहिए। हमारे एग्जाम में तो हमारा इससे काम चल जाएगा, पर ये हमेशा नहीं होता। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस एनी का यूज लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस सम का यूज लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस जहां आपको नहीं पता अगले के पास कुछ है या नहीं, मीन्स पॉजिटिव रिप्लाई है या नेगेटिव रिप्लाई है, आप नहीं जानते, तो ऐसे केसेस में दोनों को यूज कर लिया जाता है। अगर आपको ये वाली बात 100% समझ में आ गई है तो एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देती हूँ और उसमें देखिएगा, ही कैन सोल्व मैं एनी डाउट्स या फिर सम डाउट्स। सोचिए, ही कैन सोल्व वह कोई भी डाउट सोल्व कर सकता है या फिर कुछ डाउट सोल्व कर सकता है। कोई भी डाउट कर सकता है मतलब कि भाई ऑल, और सम में लगा दूं तो मतलब कुछ कर सकता है। भाई एक बंदे के अंदर दोनों क्वालिटी हो सकती है। मान लो 10 क्वेश्चन है, आप में से कोई ऐसा बच्चा हो सकता है आई कैन सोल्व एनी डाउट, मतलब कि 10 के 10 आते हैं तुम्हें। और अगर आप कहें कि सम मतलब 5 आते हैं, 5 नहीं आते, 8 आते हैं, 8 2 नहीं आते, तो दोनों ही बात ठीक है ना यार, डाउट के केस में तो, राइट। मैंने लिखा वी कांट सोल्व, हम नहीं कर सकते, आप सोल्व नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? कोई भी डाउट या फिर सम डाउट्स हो सकता है। यार 10 क्वेश्चन दिए मैंने, इनमें से आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं आता एक भी, और या फिर आप कह रहे हैं भैया कुछ आते हैं और कुछ नहीं, तो सम और एनी दोनों का यूज किया जा सकता है डाउट के केस में। डिपेंड करेगा आप क्या कहना चाहते थे। तो हो गया ना रूल फेल। वाई आर यू वीपिंग, तुम रो क्यों रहे हो? डू यू हैव एनी प्रॉब्लम या सम प्रॉब्लम? अब मैं इसमें कहूंगी कि एनी गलत है, क्वेश्चन मत पूछिए, सम। क्यों सम क्यों?
डू यू हैव सम प्रॉब्लम। एनी का मतलब तो ये होता है कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो भी सकती है और नहीं भी। भाई फिर अगर अगर इसका उत्तर आ जाए कि नहीं है तो ठीक है, पर क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वो एक बंदा रो रहा है तो इसका मतलब उसे प्रॉब्लम है ही ना पक्का। ऐसे ही थोड़ा मजे में थोड़ा कोई रोएगा, या बैठे बैठे अरे यार मेरा दिल कर रहा है रोने का चलो मैं रोता हूँ। भाई हमें दिख रहा है, पहले लिखा है वाई वर यू वीपिंग, इसका मतलब तुम रो क्यों रहे हो, इसका मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो है। और तुम्हें जो भी प्रॉब्लम है वो एनी नहीं हो सकती है या नहीं। एनी का मतलब तो ये है डू यू हैव एनी प्रॉब्लम। मैं पूछती हूँ ना एनी क्वेश्चन एनी डाउट, इसका मतलब है या नहीं। पर आप तो ये कह रहे हो कि मतलब तू रो रहा है, तू मजे में रो रहा है या फिर तुझे प्रॉब्लम है। एनी कहने से तो यही लगेगा ना, तो हमें सम का यूज करना चाहिए, इसका मतलब पक्का है प्रॉब्लम तो है। इसीलिए तो कह रही हूँ गीता जी, अगर रूल्स पे जाएं, नेगेटिव करना है इंटेरोगेटिव करना है, तो हमारे सारे रूल फेल हो जाते हैं सेंस के सामने। और आपका काम चल जाएगा पेपर में। आगे देखिएगा, डू यू हैव शुगर, डू यू हैव सम शुगर। अगर आप पड़ोसी के यहाँ गए हैं तो हो सकता है उसके यहाँ हो भी ना, और अगर आप किसी किराना की शॉप पे गए हैं तो होगी होगी। डिपेंड कर रहा है आप शुगर लेने कहाँ गए हैं, पर आपको दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। शेल वी हैव सम रेस्ट नाउ, शेल वी हैव एनी रेस्ट नाउ। क्या हम रेस्ट कर सकते हैं, क्या हम रेस्ट कर सकते हैं, है तो ये क्वेश्चन, पर है तो क्वेश्चन, पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि आप कोई कर लें या नहीं। तो मैंने कहा था आपको जब भी आप परमिशन का सेंस लेना चाहें तो आप किसका यूज करें, शैल वी हैव, क्या हम कर लें सम रेस्ट नाउ या फिर एनी रेस्ट नाउ। थोड़ा बहुत कर लें क्या, रेस्ट कर लें। देखिए डू यू हैव सम एक्सपीरियंस या फिर एनी एक्सपीरियंस। बेटा वैसे तो इसमें एनी का ही यूज करना चाहिए, जैसे एग्जामिनर है, आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू होने के बाद आपको जॉब दे रहा है, तो कह रहा है मतलब तुम ये नौकरी के लिए आए हो, मतलब कोई एक्सपीरियंस है तुम्हें, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस। ठीक है। अच्छा अगर आपको कोई डू यू हैव सम एक्सपीरियंस तो कोई गलत है क्या बात। अगर आपका ऐसे ही कोई कलीग बैठे हो आपको, भाई मैं ये काम कर दूंगा, तो वो कह रहा है मतलब एक्सपीरियंस है तुझे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है आप बैठे बैठे दोस्त दोस्त कह रहे हो। पर अगर आपको फॉर्मल कंडीशन में किसी इंटरव्यूअर ने पूछा तो वो यही कहेगा डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस, आपको कोई एक्सपीरियंस है। मैम किराना पर भी खत्म हो जाती है चीनी, नहीं नहीं सतीश पाल जी अब इतना भी मत ओवरलोड करिए कि किराना पे भी तो खत्म हो सकती है। नहीं है ना, किराना की शॉप पे जाके ये मत कहिए डू यू हैव एनी शुगर। हाँ पड़ोसी के यहाँ जाके कह सकते हैं, हो सकता है पड़ोसी की खत्म हो गई हो। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, आपका दिमाग, आपके एग्जाम में इतनी औकात नहीं है उसके इतने अच्छे क्वेश्चन पूछने की। आगे समझे, चलो जी। अब इस स्लाइड से तो आपको कुछ भी समझ नहीं आया ना, पर मैं बताती हूँ है ना। दो केसेस आपको पढ़ने हैं ना, इसको छोड़ दो, कट कर दो इसको, यहाँ पे समझाती हूँ है ना। देखो दो कंफ्यूजन फिर से एग्जाम में मिलेंगी फिल इन द ब्लैंक में, एक तो अनदर, एक द अदर। दोनों में क्या अंतर है, ये भी दूसरा होता है ये भी दूसरा होता है। बेटा द अदर का मतलब भी दूसरा होता है, अनदर का मतलब भी दूसरा होता है। ध्यान से मेरी बात को सुने, सिर्फ कंसंट्रेशन मेरी आवाज पे। द अदर का प्रयोग तब किया जाता है जब आपको पता हो दूसरा कौन है। क्यों, ऐसा क्यों मैम, ये द आर्टिकल क्यों लगा है, द कब यूज करते हैं। मैंने कहा
वंस देयर वाज अ क्रो, द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। पहले भी एग्जाम्पल दिया है मैंने। अब मैं जब द क्रो बोल रही हूँ नेक्स्ट लाइन में, तो आपको पता है कि कौन सा क्रो, राइट? तभी तो द क्रो को यूज किया है। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें पता हो कि दूसरा कौन है, और अगर हमें नहीं पता कि दूसरा कौन है तो अनदर का यूज किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट करती हूं, अगर तुम्हें पता हो लाइन के अंदर दूसरा कौन है तो किसको यूज करेंगे? द अदर को यूज करेंगे। और अगर नहीं पता दूसरा कौन है तो किसका यूज करेंगे? अनदर का। याद कैसे करें मैम? बेटा द आर्टिकल जिसके अंदर आ जाता है तो मतलब पता है ना, स्पेसिफाइड है ना। चलो जल्दी से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, आई हैव गोट टू फ्रेंड्स, मेरे दो दोस्त हैं। वन इज अ डॉक्टर एंड अनदर वन इज अ टीचर। तब क्या ये ठीक है? मेरे दो दोस्त हैं, एक टीचर है और दूसरा डॉक्टर है। एक डॉक्टर है, दूसरा टीचर है। क्या तुम्हें पता है कौन सा डॉक्टर है? डेफिनेट है। क्यों, तुम्हें पता है दूसरा डॉक्टर दूसरा कौन है? अरे भाई दो ही तो दोस्त हैं। अब इसके दो ही तो दोस्त हैं, एक ये और एक ये, ले एक तो डॉक्टर है तो हमें पता है दूसरा कौन है। और अगर पता है तो दान अदर का यूज नहीं करते यार। किसका यूज करते हैं? अदर का यूज करते हैं। एक डॉक्टर है और दूसरा टीचर है। वेयर वर अनदर बॉयज, दूसरे लड़के कहाँ है? तो हमें नहीं पता कौन से लड़कों की बात हो रही है, ऐसे लग रहा होगा। भाई मान लो ये टीचर है, एक टीचर लड़कों की क्लास है, 3 लड़के बैठे हैं, बाकी के 12 लड़के थे, बाकी को नहीं पता। मैं टीचर हूं, मुझे पता है। ये ऑफलाइन क्लास की बात हो रही है ना, ऑनलाइन की नहीं हो रही। ऑनलाइन की भी हो रही हो चाहे, उसमें भी पता कर लेंगे हम। तो भाई टीचर को क्या पता नहीं कि 4 तो हैं, बाकी के 6 कहाँ हैं? तो क्या टीचर के लिए लड़के दुनिया के सारे लड़कों की बात कर रहा है वो, या फिर उसको पता है कौन गायब है? भाई 15 लड़के थे क्लास में, 6 आए हैं, तो अब ये अदर की बात कर रहा है। तो तुम्हें नहीं लगता कि इसको पता है यार अदर नो, वे आर द अदर बॉयज, दूसरे लड़के कहाँ हैं भाई? इसका मतलब उसे पता है ना यार, तभी तो क्वेश्चन पूछ रहा है। और अगर टीचर पहली बार आया हो तो उसे क्या फर्क पड़ता है दूसरे लड़के कहाँ है? उसको तो पता ही नहीं। भाई जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा भाई और लड़के कहाँ हैं, दूसरे लड़के कहाँ हैं, इसका मतलब उसे पता है कि क्लास में 15 लड़के होने चाहिए थे, ये तो 9 ही है, ये तो 6 ही है। बात समझ में आई? आगे देखिएगा, दे विल बी आउट ऑफ द टाउन दिस मंडे, इस मंडे वो टाउन से बाहर हैं। टाउन से बाहर होंगे मतलब इस मंडे तो वो बाहर होंगे, तो तुम क्या करना? कॉल देम अदर डे, दूसरे दिन कॉल कर लेना, किसी दूसरे दिन। तो किसी दूसरे दिन, मंडे को छोड़कर तो 6 दिन और बच गए। बताओ इनमें से कौन से दिन की बात करिए? कौन से दिन की बात करिए तुम्हें पता है? कौन से दिन की ये बताया? तुम्हें पता है ट्यूसडे की बात करिए, वेंसडे की, फ्राइडे की, कोई सा भी दिन हो सकता है ना यार। तो जब तुम्हें नहीं पता कि कौन सा दिन, तो आपको अदर का नहीं अनदर का यूज करना चाहिए। दे विल बी आउट ऑफ द टाउन दिस मंडे, कॉल ऑन देम द अदर डे, किसी और दिन कॉल करना, किसी और दिन। द अनदर का यूज तब किया जाता है जब तुम्हें नहीं पता भाई कौन से दिन, और अदर का यूज जब आपको पता हो कि किसकी बात हो रही है। क्लियर हुई बात? बताओ क्या कहा उसने जब कॉल करने को कहा? तो कुछ डिसाइड हुआ कि ट्यूसडे, थर्सडे, कब कहा उसने? पता ही नहीं हमें। तो अगर नहीं पता तो द अदर का यूज करेंगे, है ना। आगे समझे? आगे समझते हैं ईच एंड एवरी का केस। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको, है ना। ये कब यूज होता है? फॉर टू और मोर देन टू, दो के लिए भी हो सकता है और दो से ज्यादा के लिए भी हो सकता है। और ये आपका प्रोनाउन भी है, मतलब कि सब्जेक्ट बन सकता है यार, बताया है बेटा ये मैंने। और एवरी हमेशा डिटर्मिनर होता है। डिटर्मिनर का मतलब क्या है कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन जरूर होगी, है ना।
अगर एवरी है तो एवरी एक डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर की औकात नहीं है सब्जेक्ट बनने की, उसके आगे कोई ना कोई नाउन होगा ही होगा। और अगर टू है, अगर सिर्फ दो हैं तो ईच का यूज करिए। एवरी का प्रयोग दो से ज्यादा के लिए होता है, और एक जनरल केस होता है, जनरल सिर्फ इतने से भी याद कर सकते हो आप, जनरल केस एवरी और डेफिनेट केस टू। ध्यान से देखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एवरी ऑफ दीज टू कार्स इज माइन, दोनों कार इसकी हैं, पहली बात तो है ना। तो दो के लिए ईच का यूज करना चाहिए, पहला रूल। हमें पता है दोनों कार कौन सी, डेफिनेट रूल। तीसरा रूल कि ये सब्जेक्ट बनाना है। आप देखिए, ये तो प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कभी भी एवरी नहीं बन सकता। एवरी हमेशा डिटर्मिनर बनता है। डिटर्मिनर का मतलब है कि उसके बाद नाउन आना जरूरी है। तो हमें क्या यूज करना चाहिए, ईच ऑफ दीज कार्स। ही रेज्ड, फिर से ऑफ प्रपोजिशन, हिज हैंड्स, प्रपोजिशन से पहले हमें यूज करना चाहिए ईच ऑफ हिज हैंड्स। दोनों दो हाथ हैं वैसे भी उसके। आगे देखिएगा, मंथ हमारी नाउन है, तो एक जनरल केस कहते हैं कि हर एक मंथ में 4 संडे होते ही हैं, एवरी मंथ डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर नाउन से पहले आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी स्टोरी हैज अ टाइटल, हर मतलब मैक्सिमम हर स्टोरी का कोई ना कोई टाइटल होता है। तो इससे हमें समझ में आया, ये जो ऑलमोस्ट वर्ड है ना, इसी से समझ में आ गया ना ये जनरल है। ऑलमोस्ट एक ऐसा वर्ड है जो कि जनरल को कहता है। बेटा ये मैं पहले भी करा चुकी हूं, है ना। तो इस लाइन से एक बात समझ में आती है, अगर हमारे सेंटेंस के अंदर ऑलमोस्ट, नियरली, रफली, अप्रोक्सीमेटली, जनरली, प्रैक्टिकली ऐसे कुछ वर्ड्स यूज हों, तो इन वर्ड्स के लगते ही समझ जाइएगा कि हम एक जनरल सेंस की बात कर रहे हैं। और अगर जनरल सेंस की बात कर रहे हैं तो एवरी का यूज करेंगे। एवरी और ईच तो समझ में आया होगा। ईच सब्जेक्ट बन सकता है क्योंकि ये प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट बन सकते हैं, पर एवरी कभी भी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि एवरी एक डिटर्मिनर होता है, और डिटर्मिनर के बाद हमेशा नाउन का यूज होता है। ठीक है भाई। ऑफ से पहले मैम हमेशा एच आएगा, हाँ ऑफ से पहले हमेशा एच आएगा, क्योंकि वो प्रपोजिशन है, और प्रपोजिशन से पहले कोई ना कोई सब्जेक्ट होगा, और एवरी तो बन नहीं सकता। एवरी ऑफ, ईच ऑफ हो सकता है, क्योंकि ईच एक प्रोनाउन है। आज पूरी नहीं पढ़ते डिटर्मिनर, कल पढ़ेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, वरना तो कल की क्लास सिर्फ 5-10 मिनट की रह जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कल पूछ लीजिएगा डिटर्मिनर का। ओके, कल पढ़ेंगे बाकी का डिटर्मिनर।